स्वागत है आपका इन्फिनिटी एजुकेशंस में अगेन। क्लास 12th हम कर रहे थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2 लास्ट टाइम, जो कि आप क्वेश्चन देख रहे हो। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे चैप्टर मैट्रिसेस का, और हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हो ओके स्क्रीन पे। इसके आगे के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। मैंने बताया था आपको 15, 16, 17 इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो 15, 16, 17 में से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। 16, 15 एंड 17 आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी दैट अ मैट्रिक्स इज गिवन 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड वी हैव टू प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ये किस टॉपिक की क्वेश्चन है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन में जो आपको प्रूव करना है, तो a³ और a² की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले a² फाइंड करेंगे आप। a² दैट इज़ a × a मीन्स आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए दो बार, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। दोबारा लिख लीजिए इस मैट्रिक्स को 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, ठीक है। अब हमको इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने आपको क्या बताया था? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेते हैं आप? कॉलम लेते हैं, ठीक है। ये रो और ये कॉलम, एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 1 1 सा 1 प्लस 0 × 0 0 प्लस 2 2 सा 4। यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। याद है ना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आप क्या करेंगे? कॉलम को चेंज करेंगे। अब आप सेकंड कॉलम लेंगे, रो फिक्स रखेंगे, रो को फिक्स रखिए, कॉलम को चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब आपने लिया सेकंड कॉलम, 1 × 0 दैट इज़ 0, 0 × 2 दैट इज़ 0, 2 × 0 दैट इज़ 0, ओके। थर्ड कॉलम 1 × 2 2 प्लस 0 × 1 0, 2 × 3 6 प्लस 6, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फिक्स रख के हमने तीनों कॉलम ले लिए 1 बाय 1, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और इन तीनों एंट्रीज को तीनों अलग अलग कॉलम्स में हमने लिखा। अब हम रो चेंज करेंगे, सेकंड रो पे आते हैं और अगेन फर्स्ट कॉलम। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 दैट इज़ 0, 2 × 0 दैट इज़ 0 एंड 1 × 2 दैट इज़ 2। अब कॉलम को चेंज कीजिए, रो फिक्स रहती है आपकी, सेकंड रो ही है। अब सेकंड कॉलम 0 × 0, 2 × 2, 1 × 0 दैट इज़ 0। थर्ड कॉलम 0 × 2, 2 × 1 एंड 1 × 3, ठीक। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 प्लस 0 प्लस 3 2 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 4 प्लस 0 × 1 0 प्लस 3 3 9। सो दिस मैट्रिक्स बिकम 5 0 और ये प्लस है, 2 + 6 8, 2 4 5 8 0 एंड 13, ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड a³, क्योंकि इक्वेशन के लिए आपको a³ भी चाहिए, है ना। तो a³ आपको फाइंड करना है। तो अब आप a³ को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में आपको पुट करने के लिए चाहिए, है ना। तो अब a³ को आप कैसे फाइंड करेंगे? आप a² में a का मल्टीप्लाई करेंगे या a में a² का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो a × b ज़रूरी नहीं है कि b × a के इक्वल आए। हमने डिस्कस किया था कि a × b मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू b × a। तो अगर आपको अब आगे निकालना है a², तो आप a² फाइंड करने के लिए a² में a³ फाइंड करने के लिए a² में a का मल्टीप्लाई करेंगे या a में a² का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। तो ध्यान रखिएगा आप, अगर आपको a³ फाइंड करना है तो a³ कैसे आएगा? a² में a से मल्टीप्लाई करने से। इन्हें आप क्या फाइंड करेंगे? a² × a, ठीक है। राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे आप a का, क्योंकि a³ तभी आ सकता है जब a² फाइंड किया हो आपने। पहले आपने a² फाइंड किया था, है ना, तो इसलिए आप a² में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? a का, a में a² का नहीं, ओके। तो आपके a² की वैल्यू थी 508 245 एंड 8013, ठीक है ना। हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं 508
2 4 5 एंड 8 0 13 इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम मेथड से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 1 जा 5, 0 इंटू 0 0, 8 2 जा 16। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 है ना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखिए 5 इंटू 0, 0 इंटू 2, 8 इंटू 0। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 2 जा 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 8 3 जा 24। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ले रहे हैं, आपने रो चेंज कर दिया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 2 जा 10 है ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिया था। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0, 4 2 जा 8 प्लस 5 इंटू 0 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 1 जा 8 प्लस 0 प्लस 13 2 जा 26। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 2 जा 16 प्लस 4 0 इंटू 1 0 प्लस 13 3 जा 39, ठीक है। ऐड ऑन कर लीजिए सबको, 16 और 5 16 5 21 और यहाँ आएगा 0 24 प्लस 10 34, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आई फर्स्ट कॉलम में, क्या आया 21 0 34। ओके, फर्स्ट रो में आया 21 0 एंड 34। सेकेंड रो में क्या आया 12 8 एंड 23, 12 8 एंड 23। थर्ड रो में 26 प्लस 8 34, ये 0 और ये हो गए आपके 55, यानी 34 0 55, 34 0 55, ठीक। ओके, सो ये है आपका ए क्यूब। अब आपको क्या प्रूव करना था क्वेश्चन में, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस क्या था 2i। तो 1 बाय 1 ये सारे मैट्रिसेस हमें लिखने पड़ेंगे। पहले ए क्यूब 21 0 34 12 8 23 34 0 55 minus 6 into a square. The value of a square was 508 245 508 245 and 8013 8013 प्लस अब मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड पर स्पेस नहीं है इतना, प्लस 7 इंटू ए। मैट्रिक्स ए था 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आगे है प्लस 2 आई फॉर मैंने बताया था आपको, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, यूनिट हो, यानी कि 1 हो, उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं हम। तो ये सारे जो मैट्रिक्स हैं ये 3 बाय 3 के हैं, इसलिए हमें जो आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो भी 3 बाय 3 का लेना है। दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जो यूनिट एलिमेंट हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, यूनिट हो, उसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे मैट्रिक्स 3 बाय 3 के हैं, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 3 बाय 3 का लेंगे। नाउ जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। देखिए 21 है ना। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस ही करना है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका 21, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा 6 5 जा 30 और माइनस है माइनस 30। देखिए फिर प्लस 7 1 जा 7 प्लस 2 1 जा 2। ओके, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आया। सेकेंड एलिमेंट देखिए इसका क्या है 0, 6 इंटू 0 दैट इज़ 0 प्लस 7 इंटू 0 दैट इज़ 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज़ 0। थर्ड एलिमेंट लीजिए 34 माइनस देखिए 6 8 जा 48 प्लस 7 2 जा 14 एंड प्लस 2 इंटू 0 दैट इज़ 0। यहाँ से मैं कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखिए सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 12 माइनस 6 2 जा 12
प्लस 7 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 8, 6 4 जा 24 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 2 1 जा 2। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 23 है यहाँ, माइनस 6 5 जा 30 प्लस 7 1 जा 7 एंड 2 इंटू 0 दैट इज 0। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 34, माइनस 6 8 जा 48 प्लस 7 2 जा 14 एंड 2 इंटू 0 दैट इज 0। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 0, 6 इंटू 0 दैट इज 0, सॉरी माइनस 0 प्लस 7 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 2 इंटू 0 दैट इज 0। लास्ट एलिमेंट है 55, माइनस 13 6 जा 78 78, ये लिखा 78 प्लस 7 3 जा 21, तो प्लस होगा 21 एंड 2 1 जा 2। कैलकुलेट कर लीजिए अब, 21 और 7 28 प्लस 2 30, 30 माइनस 30 इज 0। ये सारे एलिमेंट ही 0 माइनस 0 0 होंगे। देखिए यहाँ माइनस 48 ये 14 है, तो 14 प्लस 34 हो गया 48, 48 माइनस 48 दैट इज 0। यहाँ देखिए 12 माइनस 12 0, ये एलिमेंट 14 और 2 16, 16 और 8 24 माइनस 24 0। ये 23 माइनस 30 कितने, माइनस 7 प्लस 7 हो गए 0। अगेन 34 प्लस 14 48 माइनस 48 0, बीच वाले ये एलिमेंट 0 है। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 2, तो 21 प्लस 2 23, 55 प्लस 23 55 प्लस 23 78 माइनस 78 दैट इज 0। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये मैट्रिक्स क्या आया, 0 मैट्रिक्स आया। यही आपको शो करना था कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0, यानी आपका 0 मैट्रिक्स दैट इज 0 है ना। ये आपने प्रूव कर दिया। तो इसमें के क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे आपके लिए। आपको जस्ट क्या फाइंड करना होगा कि इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर क्यूब या अगर फोर्थ पावर आती है तो फोर्थ पावर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, जो भी आपको फाइनल आंसर चाहिए राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ओके है ना, राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू आई है ये भी एक मैट्रिक्स होता है एक्चुअली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं सब मैट्रिक्स है, तो राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स होगा, लेकिन वो मैट्रिक्स क्या है, 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 16 किया था। ठीक है ना, तो ये जो 15 16 17 है, मैंने कहा कि एक जैसे क्वेश्चन थे, तो आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं अब, जो थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन सा हो जाएगा। 18th क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 3.2 का 18th क्वेश्चन है। ठीक, 18th क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल टू करके मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। द मैट्रिक्स इज गिवन एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। शो दैट, आपको क्या शो करना है, शो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्री माय फेवरेट सब्जेक्ट। आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये आपको शो करना है, सिंपली LHS इक्वल्स टू RHS आपको प्रूव करना है। इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है, आई कहा है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। ठीक, सबसे पहले आप LHS की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, किसका जो LHS है वो है आई प्लस ए। आई प्लस है दैट इज़ आई की वैल्यू होगी 1 0 0 1 प्लस ए ने मैट्रिक्स जो आपको गिवन है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 0। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। आई प्लस ए मैट्रिक्स गिवन था, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 प्लस 0 दैट इज़ 1 0 माइनस अल्फ़ा बाई 2 यानी माइनस अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 दैट इज़ 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। ये होना चाहिए इसका लेफ्ट हैंड साइड।
अब आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है और LHS के इक्वल वो आनी चाहिए। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। RHS में आपको फाइंड करना है I माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो I माइनस ए को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब आपको समझ में आइए क्या होगा कि I माइनस ए क्या होगा। I माइनस ए 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 एंड 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2, है ना। I यानी कि ये था 1001, यहाँ माइनस आ रहा है अब, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये नीचे 0 माइनस यानी कि यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 एंड ये मैट्रिक्स एज इट इज़ है जो आपको गिवन है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। नाउ अब क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको दिख रहा है कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। अभी तक हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी 1 इंटू कॉस अल्फ़ा दैट इज़ कॉस अल्फ़ा, बीच में आता है प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, तो हम ऐसा लिख रहे हैं साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया आपने। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, रो फिक्स होती है, कॉलम को चेंज करते हैं हम। तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा दैट इज़ माइनस साइन अल्फ़ा, बीच में प्लस आता है tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा दैट इज़ हम यहाँ लिख रहे हैं कॉस अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फ़ा, यानी माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2, बीच में आता है प्लस 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से दैट इज़ साइन अल्फ़ा। ओके, नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2, फिर बीच में आता है क्या, प्लस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा दैट इज़ कॉस अल्फ़ा। ये एक मैट्रिक्स बना आपका, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई किया था। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं इनको सिंप्लीफाई करके हमें ये आंसर लाना है 1, है ना। माइनस टेन LHS RHS इक्वल टू प्रूव करना है आपको, तो 1 ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए सारे यहाँ पे जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो दो टाइप की चीज़ें हैं। एक तो जो कंपोनेंट्स हैं इनके एलिमेंट्स के, जैसे दो आपके यहाँ पे टर्म्स हैं, इस टर्म में अल्फ़ा है और इस टर्म में अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई 2 दोनों ही हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में सॉल्व किया है, काफ़ी सारा मैथमेटिक्स में किया होगा आपने सॉल्व। क्या ट्रिक आपने देखी है कि जो थीटा होते हैं यानी कि जो एंगल्स होते हैं, हम उनको सबको एक ही फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इक्वेशन सिंप्लीफाई ईजिली हो जाती है, यानी एक ही फॉर्म में हम चेंज कर लें तो बेटर होगा सभी को, या तो अल्फ़ा में या अल्फ़ा बाई 2 में। ठीक है, अल्फ़ा बाई 2 को अल्फ़ा में और चेंज करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम अल्फ़ा को अल्फ़ा बाई 2 में कर देते हैं। ठीक है, और tan को किस में चेंज कर देंगे हम, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ये ही ट्रिक होती है, क्लास 11th में शायद आपको बताई हो आपके मैथमेटिक्स टीचर ने। ठीक है, कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप उसको पूरे इक्वेशन को साइन कॉस में चेंज कर लिया कीजिए, और फिर साइन कॉस में चेंज करके हम उसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि एंगल्स भी अलग अलग हैं, अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा है, तो मैंने बताया आपको कि हम अल्फ़ा को अल्फ़ा बाई 2 में चेंज करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा जो है, ये जो कॉस अल्फ़ा है इसका हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस अल्फ़ा का हाफ एंगल फार्मूला कौन सा होता है, जैसे कॉस 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, मैं यहाँ पे आपको सारे फार्मूले सबसे पहले लिखता हूँ। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको सारे फार्मूले लिख देता हूँ कि फार्मूले इसके क्या होते हैं। देखिए, एक फार्मूला साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस के 3 फार्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा बाय 2। ठीक है, 3 फार्मूले होते हैं कॉस के, है ना। तो ये फार्मूले में से ही फार्मूले निकाल के हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कॉस अल्फा लिखा है, मतलब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो जो हमारा RHS अभी चल रहा है उस RHS में जो मैट्रिक्स बना हुआ है उसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा को हम ये फार्मूला लगा देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिख देते हैं। हम चाहें तो साइन भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपको लाना है वैल्यू उसमें 1 लाना है, 1 लाना है ना, आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, प्लस बीच में लिखा है प्लस के बाद यहाँ लिखा है, देखिए साइन अल्फ़ा लिखा है, तो साइन को भी अल्फ़ा को चेंज करना पड़ेगा साइन अल्फ़ा को, तो यहाँ ये फार्मूला लगा देते हैं हम साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ओके, इस साइन अल्फ़ा को लिखा, इनटू में क्या लिखा है 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 को आप लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस, क्या लिखा आपने साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अभी मैंने ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लिखा है ये वाला। अब इधर आ जाइए माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे भी आप हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कीजिए माइनस साइन अल्फ़ा में। अब ये थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर ऐसी हो गई, मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है, तो ये सेकंड एलिमेंट मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। माइनस साइन अल्फ़ा है तो उसको मैं लिखूँगा माइनस साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक, प्लस कॉस अल्फ़ा है प्लस कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा को मैं चेंज करके क्या लिखूं कि जिससे कॉमन आ जाए, कॉस अल्फ़ा को आप लिख दीजिए कोई सा भी दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, अभी तो एट प्रेजेंट आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हमने लिख दिया उसको 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, हमने उसको लिख दिया है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और इनटू में लिखा हुआ है 10 अल्फ़ा बाई 2, तो 10 अल्फ़ा बाई 2 को हमने लिखा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ से हमने मैट्रिक्स को क्लोज किया है। ओके, अब इस मैट्रिक्स का ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, नीचे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर से आपको इस कॉस अल्फ़ा को चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस अल्फ़ा को आप वही 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 - 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम इस कॉस को लिख रहे हैं और माइनस में हुआ तो माइनस एज इट इज़, कॉस अल्फ़ा को आपने लिखा ये वाला फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 - 1 इनटू में है 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 मीन साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा मीन्स 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ओके, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट यहाँ लिखा साइन अल्फ़ा, फिर से आपको साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगाना पड़ेगा हाफ एंगल 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 है तो उसको आपने लिख लिया साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा है, ये देखिए प्लस कॉस अल्फ़ा, तो आपने ये लिखा प्लस कॉस अल्फ़ा का फार्मूला लगा दीजिए आप 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 - 1। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स आपने लिख दिए सिंप्लीफाई करके, फार्मूले लगा के जो मैंने ऊपर फार्मूले लिखे थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आया साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये देखिए ये प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो गया, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है तो कैंसिल हो गए ना, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ देखिए ये 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस और प्लस कैंसिल, यानी कि यहाँ क्या बचा एलिमेंट 1। ठीक है, अब मैं पहले ये नीचे वाले एलिमेंट को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है माइनस। ठीक है, अब मैं यहाँ से ब्रैकेट अगर ओपन करूँगा तो आपको क्या मिलेगा -2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू में क्या आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन
कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, है ना, ये ब्रैकेट को हमने ओपन किया, प्लस यहाँ ये एज इट इज़ लिखा है, इसे लिखे रहने दीजिए, एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ हम अभी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर इस वाले एलिमेंट पे, ये वाला जो एलिमेंट है अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, ये -2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। और इसका भी अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, अगर हम इसमें लगा देते 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू -1, तो क्या कर सकते थे हम, एक को कैंसिल कर सकते थे। चलिए हम यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला लगाया था 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, तो इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला लगा देते, तो इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर ये फार्मूला लगा रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू -1, ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन को मैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, -2 साइन अल्फ़ा बाई टू, ये लिखा एलिमेंट, तो कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, प्लस ये प्लस, जब ये देखिए ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये लिखा है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन में, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2 कॉस अल्फ़ा बाई टू ये वाला, और इंटू में साइन अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, ठीक है। अब माइनस है, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ओके। ये देखिए ये वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखा मैंने यहाँ पे, इसका मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो कॉस स्क्वायर था, ये कॉस से कॉस कैंसिल होकर एक कॉस और साइन अल्फ़ा बचेगा, है ना, -1 में साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू का मल्टीप्लाई एज इट इज़ हो गया, ठीक। अब इसके नीचे का जो ये एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कॉस अल्फ़ा बाई टू से ये कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल हो गया, है ना, कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल, साइन से साइन का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर क्या एलिमेंट आ गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, बीच में प्लस ये है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू -1, यहाँ पे आपने फार्मूला लगाया था कॉस अल्फ़ा का हाफ एंगल, है ना, तो आप ये वाला फार्मूला चेंज करके दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू वाला, उससे क्या होगा, -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू +2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमने फार्मूला लगाया था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू -1, ये वाला फार्मूला लगाया था, तो इसकी जगह आप ये वाला लगा दीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू वाला, उससे क्या होगा, -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू +2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों ही कॉस अल्फ़ा के फार्मूला है, ठीक है। अब आ जाइए देखिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आया था ये 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए प्लस ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, +2 कॉस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा बाई टू -2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये दोनों हो गए कैंसिल। आपके पास क्या बचा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, वो क्या होता है -10 अल्फ़ा बाई टू साइन अपॉन कॉस, यानी 10, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट था ये, सेकेंड रो का ये वाला एलिमेंट, इसको सॉल्व करें तो ये देखिए ये कॉस से कॉस कैंसिल, -2 कॉस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा बाई टू, और ये +2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, है ना। इस एक्सप्रेशन से ये वाला पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, दैट इज़ 10 अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पे भी देखिए आपका सिर्फ 1 बच रहा है ना, सिर्फ ये वाला 1 बचा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमेनिंग रहा केवल क्या, 1। अब आप देखिए ये आपका RHS चल रहा था, LHS भी वही है, 1 - 10 अल्फ़ा बाई टू 10 अल्फ़ा बाई टू और 1, ये भी देखिए 1 - 10 अल्फ़ा बाई टू 10 अल्फ़ा बाई टू और 1, हो गया प्रूफ, LHS इज इक्वल टू RHS। 19 और 20 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि क्या होता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास में टोटल 30,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। पहले बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है, और सेकंड टाइप का जो बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके आपको ये जो 30,000 रुपीज़ हैं, 30,000 टोटल रुपीज़ हैं उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, 30,000 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है आपको कि अब इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ए कि जो 1 साल का इंटरेस्ट मिले वो 1800 मिले,
और 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिले 2000 मिले। दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन हैं इसमें। तो आपको क्या गिवन है कि टोटल इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट है 30,000। इस 30,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 2 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। एक टाइप का बॉन्ड जो है वो आपको देता है 5% का इंटरेस्ट, और दूसरे टाइप का जो बॉन्ड है वो देता है 7% का इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके करना है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके फिर सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो बहुत ईजिली, कि आप सपोज कर लेना कि जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है उसमें आप ₹X इन्वेस्ट करते हो, तो फिर सेकंड टाइप के बॉन्ड में कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे, 30,000 माइनस ₹X इन्वेस्ट करोगे सेकंड टाइप के बॉन्ड में। ठीक है, 2 टाइप के बॉन्ड है आपके पास में। तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट, पहला क्वेश्चन है कि 1800 रुपये, 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिले, 1800 रुपये मिले 1 साल का इंटरेस्ट, है ना। तो कितने रुपए दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो हमने माना था कि 100 और 30,000 माइनस ₹X आपने इन्वेस्ट करे दोनों बॉन्ड में। ठीक है, अब पहला बॉन्ड कितना इंटरेस्ट देता है 5%, दूसरा बॉन्ड देता है 7% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अब आपको चाहिए कि 7% अच्छा इंटरेस्ट देते। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट चाहिए आपको 1800 रुपये का। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा ना, पुरानी क्लास से, PRT/100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके आप कैसे कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें क्या हो आपके अमाउंट हो सॉरी, जिसमें क्या हो आपका अमाउंट हो, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें क्या है आपका P इंटू आर, रेट कितना है 5% है, तो आप इसको R/100 को दूसरे वाले मैट्रिक्स में ले लेंगे, R/100 को। ठीक है, और पहले वाले मैट्रिक्स में आप ले लीजिए कि जो अपना अमाउंट आपने माना हुआ है X Y या जो भी आपने सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, एक मैट्रिक्स से बना लिया X से, और 30,000 माइनस X, और दूसरा मैट्रिक्स आप बनाएंगे जिसमें आपको लेना है, ये P हो गया आपका प्रिंसिपल, और इनटू रेट अपॉन 100, क्योंकि टाइम तो 1 ईयर है, टाइम कितना है 1 ईयर, तो T की वैल्यू तो 1 है ना। तो दूसरे मैट्रिक्स में आप क्या ले लेंगे 5/100 और 7/100। ये मैट्रिक्स आपने लिया रो, और ये मैट्रिक्स लिया आपने कॉलम। ऐसा क्यों लिया आपने, क्योंकि हमने बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके बीच में क्या लगाते हैं प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसमें एक ही रो एक ही कॉलम में X इंटू 5/100 होगा, प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7/100 होगा, और ये जो दोनों से इंटरेस्ट आए वो टोटल कितना होना चाहिए 1800, है ना। बस आप इसको वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। X इंटू 5/100 दैट इज़ 5x/100 प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7/100 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 1800। बस यहाँ से आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा और X की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन इसमें 2000 पुट कर देना आप, है ना, कर सकते हो। यहाँ से आप X की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 19। क्वेश्चन नंबर 20 में वो और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 उसको भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। उसमें 3 टाइप की बुक्स दी हुई हैं। बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स, and their selling prices are 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. ठीक है, तो जो बुक्स दी हैं वो डजन में दी हैं, तो आप उसको पीसेस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1 डजन दैट इज़ 12 पीसेस। ठीक है, तो केमिस्ट्री की कितनी बुक्स हो गई 10 डजन है, यानी कि 120 बुक्स हो गई। 8 डजन जो है फिज़िक्स की बुक है, 8 डजन 12 8 96। एंड इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की 10 डजन बुक्स है, 10 डजन मतलब कि 120 बुक्स हो गई। ओके, और हर एक बुक का प्राइस आपको गिवन है, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा बुक शॉपकीपर को, सारी बुक्स क्या कर लेगा वो सेल कर लेगा। ठीक है, तो एक जो मैट्रिक्स है उसमें आप ले लीजिए बुक्स 120, 96 और 120, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में आप ले लीजिए इनकी प्राइजेस 80 रिस्पेक्टिवली, 80, 60 एंड 40। बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा। ठीक, 21 क्वेश्चन जो है, अब उसमें आपको दिया हुआ है 4 टाइप के मैट्रिक्स हैं, X, Y, Z और P। 4 टाइप के मैट्रिक्स हैं, उनके ऑर्डर्स हैं
x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, y का 3 क्रॉस k, z का 2 क्रॉस p और p का x y z w भी है, सॉरी x y z w एंड p, x y z w एंड p। तो x y z w मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और p वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस k। ये x y z w p 5 मैट्रिक्स गिवन है, उन सब के ऑर्डर्स गिवन है 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k। ओके, अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है उसमें दिया है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट p y प्लस w y विल बी डिफाइंड। p y प्लस w y डिफाइंड होगा। इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये कब डिफाइन होगा? डिफाइन होने का ही मतलब है, देखिए p और y का मल्टीप्लिकेशन है, हमने कहा ना मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है ना। मैंने कैसे बताया था आपको? r क्रॉस c, r1 क्रॉस c1, दूसरे वाले मैट्रिक्स का r2 क्रॉस c2। जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के यानी कि c1 और r2 इक्वल हो तो पॉसिबल है, ठीक है। ये जो p मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? p मैट्रिक्स का p क्रॉस के इनटू जो दूसरा मैट्रिक्स है y, इस y मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 क्रॉस के प्लस w मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस k। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले ये जो k है किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के, है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ a यानी k शुड बी इक्वल टू 3। ओके, और यहाँ से ये बीच में प्लस है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये 3 और 3 ऑलरेडी 3 है, ये दोनों ऑलरेडी 3 ही है। ओके, यानी कि अब ये जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा यानी कि पी वाई का जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? मैंने बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में, जो प्रोडक्ट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? r1 क्रॉस c2 यानी p क्रॉस k होगा इसका ऑर्डर, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद इनका ऑर्डर क्या आएगा? n क्रॉस k आएगा, है ना। इसका ऑर्डर आएगा n क्रॉस k। ये दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर कैसा हो? सेम। दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर कैसा होता है? सेम होता है। यानी कि ये जो p क्रॉस के हमने कंक्लूजन क्या निकाला? p क्रॉस के इक्वल टू किसके होना चाहिए? n क्रॉस k के। k तो k के इक्वल है, मतलब p किसके इक्वल होना चाहिए? n के। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है, आप अगर आप बुक देख रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन हैं उसके। ए ऑप्शंस में कहा है कि k 3 होना चाहिए और p इक्वल टू n होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया है करेक्ट हमारा। देखिए k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि k 3 होगा तभी तो ये दोनों क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। पहला रेस्ट्रिक्शन कि k को 3 होना ज़रूरी है तभी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। जब प्रोडक्ट हो गया, है ना, इसका भी प्रोडक्ट हो गया, तो फिर इन दोनों का सम तब होगा जब ये दोनों ऑर्डर्स सेम होंगे, है ना। मतलब p किसके इक्वल होना चाहिए? n के। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 k इक्वल टू 3 p इक्वल टू n, ये रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। बी वाला मैं ऑप्शन आपको दूसरे भी बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन थे। k आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब जानते हैं आप? आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से कैसी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है k की वैल्यू। k आर्बिट्रेरी एंड p इक्वल टू 2, ये तो है ही नहीं हमारे, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा रेस्ट्रिक्शन कि k आर्बिट्रेरी हो। अगर k की वैल्यू आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हो गई तो वो तो 3 होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। b तो ऑप्शन होता ही नहीं है। c ऑप्शन में उन्होंने कहा था कि p इज़ आर्बिट्रेरी, कि p आर्बिट्रेरी हो सकता है और k को 3 होना ज़रूरी है। तो क्या p आर्बिट्रेरी हो सकता है? k तो 3 है, ज़रूरी है, होना ही चाहिए। लेकिन क्या p आर्बिट्रेरी हो सकता है? जी नहीं, p जब तक n के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन डिफाइन ही नहीं होगा। तो सी ऑप्शन भी गलत है। और डी ऑप्शन में उन्होंने दिया था कि k इक्वल टू 2 होना चाहिए, p इक्वल टू 3 होना चाहिए, जो कि गलत है, हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। इस क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन भी इसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है जो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ये जो फैक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इफ़ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z
7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ना। तो 7x, ये x का ऑर्डर क्या है, 7 तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, x का ऑर्डर कितना गिवन है 2 क्रॉस n माइनस 5, z का ऑर्डर क्या गिवन है, z का ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस p। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों के ऑर्डर कैसे होंगे, सेम। इन स्केलर से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्केलर का तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स में, ठीक है। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, यानी 2 क्रॉस n इक्वल टू होना चाहिए 2 क्रॉस p के, ठीक है। 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको गिवन ऐसा है कि n इक्वल टू क्या है, p है, n और p इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है p क्रॉस 2, सेकंड ऑप्शन है 2 क्रॉस n, थर्ड ऑप्शन है n क्रॉस 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है p क्रॉस n, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑर्डर है उसमें जो फर्स्ट रो है, जो मतलब नंबर ऑफ रो है वो तो फिक्स है, 2 फिक्स है ना 2। इसमें ऑर्डर दिया है p क्रॉस 2, हो ही नहीं सकता ना, नंबर ऑफ रो 2 है और p इक्वल टू 2 ऐसा कुछ गिवन है क्या, जी नहीं। ये देखिए ऑप्शन में ये वाला देख रहा है हमें कि 2, अब n और p इक्वल है, मतलब ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस n। हमने देखिए सब्ट्रैक्शन निकाला, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तब होगा, हमने कहा कि जब ये दोनों ऑर्डर सेम होंगे, है ना। 2 क्रॉस n इक्वल टू होना चाहिए 2 क्रॉस p के, ओके। तो क्वेश्चन में खुद में गिवन है कि n और p इक्वल है। अब n और p इक्वल है मतलब सही है कि ये दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है तो क्या है, या तो 2 क्रॉस n है या 2 क्रॉस p है, n और p तो दोनों वैसे भी इक्वल ही हैं। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही है 2 क्रॉस n। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, p क्रॉस n हो ही नहीं सकता, p क्रॉस 2 हो ही नहीं सकता, 2 क्रॉस n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 यहाँ पर क्या हो गई है, एंड, ओके। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 3.3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ठीक है वो क्वेश्चन हम करेंगे अब। तो वो जो एक्सरसाइज है वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, अब एक नया टॉपिक आ जाता है मैट्रिक्स का, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। 3.2 में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था मैट्रिक्स का, अब हमको पढ़ना है कि ट्रांसपोज क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखता हूँ मैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है वो समझिए आप, ठीक है। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ट्रांसपोज का मतलब क्या है। कि अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज आपने एक ए मैट्रिक्स लिया है, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है AIJ, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा हम लिखते हैं। और उसका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, सपोज इसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n होता है, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे डिफाइन होता है, अगर आप इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को क्या करते हैं, अगर इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, जैसे ये जो मैट्रिक्स था ना आपका A, सपोज ऐसा था A11, A12, A13 सो ऑन, कितने नंबर ऑफ रो और कॉलम है, कॉलम कितने हैं n है कॉलम, तो A1n, A21, A22, A23 अप टू A2n। ऐसे करते करते आपके पास में कितनी नंबर ऑफ रो है, m है, तो AM1, AM2, AM3 अप टू AMN। ये मैट्रिक्स ऐसा होगा, है ना। इस मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मीनिंग ये है कि उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को आप आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंजिंग rows and columns। Then we get transpose of matrix A, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम A डैश से या AT से। आप AT भी लिख सकते हैं उसको, या A डैश भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा, आप रो को किस में चेंज कर दीजिए, कॉलम में, या कॉलम को रो में, कुछ भी एक कर दीजिए, कंफ्यूज होना नहीं आपको। या तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, एक ही बात है। ये देखिए ये रो है ना, इस रो को आप कॉलम में लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए A11, A12, A13 अप
टू A1n। जो फर्स्ट रो थी आपने उसको कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, A21, A22, A23 अप टू A2n। थर्ड रो को थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, ऐसे करते जाइए आप। ऐसे करते करते जो लास्ट रो है वो हो जाएगा लास्ट कॉलम AM1, AM2, AM3 अप टू AMn। ये हो गया आपका ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी तरीके से आप निकालेंगे। एग्जाम्पल क्या हम ले लें कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है A, सपोज कोई एक मैट्रिक्स आपने ले लिया A, ये कैसा मैट्रिक्स है 0, -2, 1, 1, 3, 4, तो इसका ट्रांसपोज कैसा होगा A डैश। हमने कहा रो को कॉलम में चेंज करना है, 0, -2, 1, 1, 3, 4, ये हो गया ट्रांसपोज A डैश या AT भी लिख सकते हैं। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, या आप ऐसा मान लीजिए कॉलम को रो में चेंज कर दिया, एक ही बात है। ये देखिए 0, 1 कॉलम में लिखा था अब रो में आ गया, -2, 3 कॉलम में लिखा था अब रो में आ गया, 0, -2, 1 ये रो में लिखे थे अब कॉलम में आ गए ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ट्रांसपोज क्या होता है ना। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो समझ लेते हैं हम। जैसे ट्रांसपोज एक तरह का ऑपरेशन हो गया। ट्रांसपोज क्या ऑपरेशन लगाया आपने मैट्रिक्स में, रोज और कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया था, है ना। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा था मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमने देखा कि AB = BA नहीं होता है हमेशा, है ना। तो इसकी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की, मतलब हम क्या क्या रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी ट्रांसपोज का अगर फिर से आप ट्रांसपोज कर दें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये A था, ये उसका ट्रांसपोज था, तो इसको अगर आप इसका वापस से ट्रांसपोज कर दोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द अगेन सेम मैट्रिक्स। सेकंड है किसी स्केलर का, k कोई भी एक स्केलर है, स्केलर मतलब एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, -2, -3 एंड एनीथिंग, एनी कोई वैल्यू, k इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो वो जो स्केलर है उसका तो ट्रांसपोज होगा नहीं, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक रियल नंबर होता है ना। यानी कि ये किसके इक्वल होगा, k इंटू ए डैश के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, साथ में लिख लीजिए a + -b का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा ट्रांसपोज ऑफ a + ट्रांसपोज ऑफ b, मतलब प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट का अगर आपने ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्राइसेस इन रिवर्स ऑर्डर। क्या कहा मैंने, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस इन रिवर्स ऑर्डर। AB होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट इंटू A कॉम्प्लीमेंट। ट्रांसपोज को कॉम्प्लीमेंट बोलो, सिंबल कॉम्प्लीमेंट का भी होता है, ठीक है। AB होल कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज ऑफ A इंटू B इक्वल टू B डैश इंटू A डैश, ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज which are followed in transpose of matrix। ओके, अब हम इस पर बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस हम ले रहे हैं अभी NCERT के अब क्वेश्चन के पहले हम एक टॉपिक, इसका ट्रांसपोज का एक टॉपिक और है वो भी समझ लेते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसे सिमेट्री का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, सिमेट्री क्या मतलब क्या होता है। सिमेट्री पढ़ी होगा अभी तक आपने मैथमेटिक्स में, साइंस में। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ओके। तो जैसे कि ये पेज है आपका, ये आपका स्क्वायर पेज दिख रहा है, ये पेज इस लाइन के अक्रॉस क्या है, सिमेट्रिक है। मीन्स ये पोर्शन पूरा की पूरा एज इट इज़ इसको क्या कर सकता है, ढक सकता है। यानी कि ये जो दोनों पोर्शन है कैसे हैं, सेम है। इस लाइन के अबाउट ये पेज कैसा है, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। या ऐसे ही मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर सकता हूँ, इस लाइन के अबाउट ये पेज सिमेट्रिक हो जाएगा।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक का मीनिंग है कि अगर उसके रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दो तो भी मैट्रिक्स में कोई फ़र्क ना पड़े, मैट्रिक्स के सारे सेम रहे। यानी अगर कोई मैट्रिक्स उसके खुद के ट्रांसपोज के इक्वल है, क्योंकि ट्रांसपोज का मीनिंग हमने क्या बताया था, रो कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया, एक नया मैट्रिक्स आ गया। तो रो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी अगर मैट्रिक्स चेंज ना हो, सेम रहे, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, हम क्या कहते हैं उसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू ए डैश देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा ना, अदरवाइज़ कैसे पॉसिबल हो सकता है। ट्रांसपोज करने के बाद सपोज 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है, तो फिर जब आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, 2 रो 3 कॉलम थे तो अब 3 रो और 2 कॉलम हो जाएंगे कि नहीं, तो फिर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ट्रांसपोज तभी इक्वल हो सकता है कि जब मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्वायर। तो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज इक्वल टू ए डैश देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्की सिमेट्रिक मतलब कैसा हो जाएगा मैट्रिक्स, अगर a इक्वल टू हो माइनस ए डैश के, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज करने से, ठीक है, मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाए लेकिन एलिमेंट्स चेंज नहीं हो, मैट्रिक्स वही रहे, ए रहे, मैट्रिक्स वही रहे, बस केवल उसका साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, माइनस लग जाए, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, स्की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आया आपको सिमेट्रिक और स्की सिमेट्रिक क्या है। ट्रांसपोज खुद के इक्वल है मैट्रिक्स के तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाता है, सिर्फ एलिमेंट्स वही रहेंगे, ओके, तो वो होगा स्की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस पर ना बेस्ड थ्योरम्स हैं, वो तो पहले हमें थ्योरम ही करनी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, थ्योरम बहुत ही आसान है, अच्छी थ्योरम है और थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में आती है। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्की सिमेट्रिक, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, थ्योरम बहुत ही ईजी है, आपको प्रूव क्या करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश कैसा होगा, ए सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अपन क्योंकि ए प्लस ए डैश करने से एक नया मैट्रिक्स आएगा, ए माइनस ए डैश करने से भी एक नया मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं पी, ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, पी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये पी कैसा है, सिमेट्रिक। पी सिमेट्रिक कब होगा, जैसे हमने पीछे डेफिनेशन देखी, सिमेट्रिक कब होगा कोई मैट्रिक्स, जब ट्रांसपोज खुद के इक्वल हो। तो हम क्या करते हैं, पी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं कि पी का ट्रांसपोज क्या होगा, है ना, पी का ट्रांसपोज, इसका मतलब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। ओके, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं आप, थर्ड प्रॉपर्टी, एडिशन का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल ट्रांसपोज के एडिशन के, यानी कि ए डैश प्लस ए डैश होल कॉम्प्लीमेंट के, है ना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लगाई हमने ट्रांसपोज की, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। अब हम लगा देते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद के इक्वल होता है, ए डैश होल डैश ए, तो पी डैश इक्वल टू क्या आया, ए प्लस ए डैश। व्हाट इज ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू पी, यानी पी डैश इक्वल्स टू कितना आया, पी, है ना, हेंस पी इज सिमेट्रिक। पी सिमेट्रिक मतलब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। ओके, अगेन क्यू मान लेते हैं हम ए माइनस ए डैश को, और अब हम क्यू डैश निकालते हैं, तो ए माइनस ए डैश होल ट्रांसपोज, अगेन सेम प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मीन्स ए डैश माइनस ए, माइनस साइन आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश, है ना, नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लीजिए, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश इक्वल्स टू है क्यू के, लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा था, क्यू डैश इक्वल्स टू किसके आ गया, माइनस क्यू के। थ्योरम बहुत ही इजीली प्रूव हो गई, क्यू क्या है, स्की सिमेट्रिक, हेंस क्यू इज स्की सिमेट्रिक, प्रूव हो गया। ओके, तो एग्ज़ाम में जो फर्स्ट नहीं सेकंड थ्योरम आती है, सेकंड थ्योरम को आपको पूरी तरह से प्रूव करना है, मतलब मैं आपको उसको पूरा प्रूव करके बताता हूँ कैसे प्रूव करना है, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट नहीं करना है।
थ्योरम 2 जो है वो मोस्ट आईएमपी है, ये आ सकती है आपको प्रूव करने के लिए। थ्योरम 2 में आपको प्रूव करना है, थ्योरम है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, थ्योरम लिखी भी ऐसी होगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा आपको प्रूव करना है ना। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम। एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रूव करना है वो पूरा करना है आपको, इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी हमें थ्योरम नंबर 1 की, तो वो आपको कंप्लीट करके बताना है, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है डायरेक्टली, ठीक है। देखिए आपको दिया हुआ है कि गिवन क्या है आपको, एक देखिए थ्योरम के स्टेटमेंट में कहीं भी मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स आपको खुद लेना पड़ेगा। थ्योरम में कहीं नहीं दिया, नाम नहीं दिया मैट्रिक्स का, तो आप सपोज कर लीजिए ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो आप ए को कैसे लिख सकते हो, ए को आप ऐसा लिख सकते हो ना, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ना, a/2 प्लस a/2 करने से a आ जाएगा। इसमें से आप प्लस और माइनस कर सकते हो, a'/2 a'/2 ऐसा आप लिख सकते हो, क्योंकि कैंसिल होके वही क्वांटिटी आएगी फिर से। तो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट की सेम क्वांटिटी, ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। तो आप इसे ऐसा लिख लीजिए, 1/2 कॉमन लेके a प्लस a' इन दोनों को साथ में लिख लीजिए। इन दोनों टर्म को हमने साथ में लिखा, और जो रिमेनिंग दो टर्म है उनको हम साथ में लिख देंगे, हाफ कॉमन लेके a माइनस a', ठीक है। आप a को लिख सकते हैं a/2 प्लस a/2 करने से a आता है, और आपने a'/2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, कर सकते हैं हम ऐसा। हमने ये दोनों टर्म्स ली साथ में, और फिर ये दोनों टर्म्स ली साथ में, है ना। अब इसे आप सपोज कर लीजिए, लेट a प्लस a' इक्वल टू p एंड a माइनस a' इक्वल टू q। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा यहाँ पे, ये जो आपने अभी इक्वेशन बनाई है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ दीजिएगा। आपने a प्लस a' को p, a माइनस a' को q मान लिया। अब थ्योरम 1 के जैसा आपने जैसे प्रूव किया था बिल्कुल वैसे के वैसा कर लीजिएगा, p' फाइंड कर लीजिएगा, यानी कि a प्लस a' का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि आएगा a' प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a' which is equals to a' plus a and which is equals to p. Again, therefore p is symmetric. अगर p सिमेट्रिक है तो उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स में होता है, उससे मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है कुछ भी, है ना। यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी नंबर ये वाली लगा सकते हैं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, k इंटू ए का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू k इंटू a' होता है, ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि सिंस वी नो दैट k इंटू ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू k इंटू a', तो इसलिए देयरफॉर हाफ इंटू p इज आल्सो सिमेट्रिक। आप ये लिखोगे हाफ इंटू p, p मीन्स a प्लस a', ठीक है, इज आल्सो सिमेट्रिक। अब ऐसे ही आप q के लिए कर दीजिए, आपने इन दोनों को माना था ना, p और q। अब q को ले लेंगे आप, तो q' बताइए, q' मतलब a माइनस a' का ट्रांसपोज, दैट इज़ a' माइनस ट्रांसपोज ऑफ a', दैट इज़ a' माइनस a, दैट इज़ माइनस ऑफ a माइनस a', दैट इज़ माइनस q। तो q' इक्वल्स टू माइनस q, सो q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। एंड अगेन वही सिंस वी नो डेट करके आप लिखिए कि k इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू k इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, देयरफॉर हाफ q इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 पे आ जाइए, यहाँ देखिए, ये हाफ इंटू पी, ये हाफ इंटू क्यू, हाफ इंटू पी क्या है सिमेट्रिक, हाफ इंटू क्यू क्या है स्की सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, मीन्स ए कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्की सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हाफ p प्लस क्या है ये हाफ q, therefore a can be expressed as sum of symmetric, ऐसा आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में है पूरा, आप शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते, आपके मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। तो इससे शॉर्टकट यूज़ नहीं करना, आपके मार्क्स कट जाएंगे अदरवाइज, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा आपको। जैसा थ्योरम का स्टेटमेंट था वैसा ही प्रूफ में भी लिखना पड़ेगा। थ्योरम के स्टेटमेंट में लैंग्वेज लिखी हुई ना, टेक्स्ट लिखा है, वैसे प्रूफ में भी आपको टेक्स्ट लिखना है, हेंस करके हेंस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। जहाँ थ्योरम प्रूव हो जाए उस यहाँ पर लिखा कीजिए प्रूफ, ठीक है। तो ये थ्योरम हो गई आपकी सेकंड नंबर की प्रूफ। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हैं करने हैं इसमें सॉल्व आगे जो है एक्सरसाइज में 3.3 में। तो वो 3.3 जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो भी। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे।